गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको सेट बी 2019 के क्वेश्चन पेपर का खंड 6 जीव विज्ञान का पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 18। अब तक हमने इसका रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान का पार्ट कर लिया है सेट बी का। अब हम जीव विज्ञान का पार्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, समझने की कोशिश करो। 18th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल अजैव निम्नीकरण पदार्थों का समूह है। अजैव वर्ड है जो मीन्स एक तो जैव जो जिसको जीवाणु और कवक खत्म कर दे, अपघटित कर दे, वो तो जैव निम्नीकरण होते हैं। ऐसे पदार्थ जिसे जीवाणु और कवक खत्म कर दे, जबकि ऐसे पदार्थ अजैव में आते हैं जिन्हें जीवाणु और कवक सरल पदार्थों में नहीं विभाजित कर सकते। सरल पदार्थों में अगर वो विभाजित नहीं होंगे तो तुमने क्या बोलेंगे, अजैव निम्नीकरण। अब इसमें से देखो, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, कांच की बोतल, ये ऐसे हैं जो ना तो कोई बैक्टीरिया खाता, एल्यूमिनियम का डिब्बा नहीं खा सकता, ना प्लास्टिक खा सकता। तो इनमें जो एल्यूमिनियम का डिब्बा, प्लास्टिक, कांच की बोतल, इसका गै आंसर है, क्योंकि घास और लकड़ी को वो निम्नीकरण कर सकते हैं। उनका घास का, लकड़ी का, पत्तियों का, तो जिसमें भी घास, लकड़ी और पत्ती हैं वो जैव निम्नीकरण में आएंगी। क्वेश्चन 19 आपका सिलेबस में नहीं है। 20 देखो, ओजोन की मात्रा में गिरावट का कारण कौन सा संश्लेषित रसायन है। ओजोन O3 मॉलिक्यूल से बनती है और ये हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है। कौन सी किरणों से? पराबैंगनी किरणों से। तो कौन सा रसायन है जो ओजोन में छेद करने लग रहा है? जो ओजोन की परत है एटमॉस्फेयर में, वो हमारे वायुमंडल में सबसे बाहर की तरफ, ये होती तो जहरीली है लेकिन हमें बचाती है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। कौन सा रसायन है जो इसको ख़त्म कर रहा है, जो इसको कम कर रहा है? वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा रसायन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसे CFCS भी लिखते हैं। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 21 है, पुनरुद्भवन किसे कहते हैं? खंडित शारीरिक भागों को पुनः प्राप्त करना। अगर किसी जानवर का कोई शरीर का भाग कट जाए, दोबारा उसको उगा लेना, ये कुछ जीवों में ऐसी क्षमता होती है, उसे पुनरुद्भवन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्लेनेरिया एक जीव होता है, उसमें ये क्षमता होती है कि उसका जो भाग टूट जाता है, कट जाता है, वो जानबूझ के भी जब पूरा मैच्योर हो जाता है तो उसके टुकड़े हो जाते हैं और नए प्लेनेरिया उग जाते हैं। जैसे ऐसा प्लेनेरिया बिल्कुल एक सिंपल सा जीव होता है, आपकी बुक में भी ये छपा हुआ है। वो जब मैच्योर हो जाता है तो उसके ऐसे टुकड़े हो जाते हैं, बीच का पार्ट अलग। फिर ये ऊपर वाले पार्ट का वो पूरा कर लेता है, ऐसे कंप्लीट कर लेता है। बीच वाले पार्ट को भी ऐसे ऊपर का मुंह निकाल के, नीचे की पूंछ निकाले, पूरा कर लेता है। इस तरह से उसमें ये क्षमता होती है कि वो अपने अंगों को पूरा कर ले। जैसे छिपकली की पूंछ कट जाती है, फिर से वो अपनी पूंछ उगा लेती है। ये पुनरुद्भवन का ये एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 22 भी आपके सिलेबस में नहीं है, इस चैप्टर 7 में से है। चैप्टर 7 ऑलमोस्ट कट गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 23 है, मानव में अंडाशय के क्या कार्य हैं? जो अंडाशय है ये फीमेल का पार्ट होता है। मेल के बारे में आपने पढ़ा था, विर्सन मेल का पार्ट होता है, और ये औरत का पार्ट होता है अंडाशय। अंडाशय का क्या काम है? ये अंडाणु उत्पन्न करता है। सेकंड, मानव अंडाशय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी स्रावित करता है। ये हार्मोन स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं? ऐसे लक्षण जिससे हम आदमी और औरत की पहचान कर सकें कि ये आदमी है, ये औरत है, वे उन्हें बोलते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण। और उन्हें कौन नियंत्रण करता है? ये हार्मोन। कौन से हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। इन्हें छोड़ता कौन है? मानव का अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, कायिक प्रवर्धन क्या है? इसका क्या महत्व है? तुमने बीजों से पौधे उगते तो देखे हैं, इसके अलावा बीजों के बिना बीजों के पौधों के किसी कायिक भाग से, जैसे जड़ से नया पौधा बनना, तने से, पत्ते से, इस तरह से जब नए पौधे उत्पन्न होते हैं तो उसे कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। जैसे गुलाब, गन्ना, इनके बीज नहीं होते, इनकी कली लगाई जाती है, इनकी एक स्टम, उसका एक पार्ट काट के लगा दिया जाता है। कायिक प्रवर्धन का महत्व क्या है? कायिक जनन के कारण स्पीसीज की संख्या निरंतर बनी रहती है, क्योंकि हम कायिक प्रवर्धन कर सकते हैं ना, तो जो सा पौधा चाहिए हमें वो लगातार हमें मिलता रहता है। इस विधि के द्वारा जनक के गुणों को परिरक्षित रखा जा सकता है। अब जिस पौधे से वे लगाए हैं उस पौधे के सारे गुण उसमें आ जाएंगे।
इसलिए उसके जितने भी गुण होंगे हम नए पौधे में प्राप्त कर सकते हैं। जिस भी पौधे का पार्ट लगाएंगे, चाहे उसका जड़ लगाए चाहे तना, जिस जो जड़ से उगते हैं, जो तने से उगते हैं, जो पत्ती से उगते हैं, ये अपने 7th में पढ़े थे। इस विधि से पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता का आसानी से उगाया जा सकता है। मीन्स उन ऐसे पौधों में रोग भी कम लगता है, बीमारियां भी कम लगती हैं। सजावटी पौधे और फलदार पौधे की उन्नत किस्मों की संख्या इस विधि से बढ़ाई जा सकती है। कायिक जनन विकास का तीव्रगामी, इससे विकास जो होता है पौधे जल्दी जल्दी उगते हैं। आसान और कम खर्चीला, इसमें पैसा भी कम लगता है, बीज से उगाने में ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, जबकि पौधे के भाग से अगर कोई पौधा उग सकता है तो वो कम खर्चीला होता है। बिना बीजों के पौधे, ऐसे कुछ पौधे हैं जो बीज ही नहीं पैदा करते, जैसे केला, उसके बीज नहीं होते, तो इस विधि द्वारा उगाया जा सकता है। ऐसे पौधे जो बीज उत्पन्न नहीं करते उन्हें भी हम कायिक प्रवर्धन के द्वारा उगा सकते हैं। तो ये इसके फायदे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपका सिलेबस में से कट गया है, 7th चैप्टर का है ये। 26 लेसन 9 का, ये कटा तो नहीं है लेकिन अब की बार एग्जाम में नहीं आएगा लेसन 9, इसलिए इसको भी एक्सप्लेन नहीं करी मैं। अब क्वेश्चन नंबर 27, पादपों में भोजन का स्थानांतरण मुख्यतः किस भाग द्वारा और कहाँ पर होता है? अब पादपों में भोजन का स्थानांतरण किस भाग द्वारा होता है बेटा? पत्तियों के द्वारा होता है। किस भाग द्वारा? पत्तियों के द्वारा, क्योंकि पत्ती खाना बनाएंगे तो वहीं से तो भोजन जाएगा। पादपों में भोजन का निर्माण मुख्यतः पत्तियों में होता है। भोजन का परिवहन फ्लोएम उत्तक द्वारा होता है। कौन से उत्तक द्वारा? फ्लोएम। एक तो पत्तियों ने खाना बनाया, पता होना चाहिए आपको, कौन परिवहन करता है उसका? फ्लोएम उत्तक। जाइलम क्या करता है? पानी का परिवहन करता है, और फ्लोएम भोजन लेके जाता है। ऊर्जा का उपयोग करके फ्लोएम उत्तक भोजन का संवहन करता है। अब उसे ऊर्जा तो चाहिएगी ना भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए। ऊर्जा का उपयोग करके फ्लोएम उत्तक भोजन का संवहन करता है। ऊर्जा के रूप में एटीपी का उपयोग करके पत्तियां बनाए हुए भोजन को कहाँ भेजती है? चालनी नलिकाओं तक। और पत्तियों की कोशिकाओं में से जल चालनी नलिका में प्रवेश कर जाता है, जिससे फ्लोएम की जो चालनी नलिका है उसमें परासरण का दाब बढ़ जाता है। परासरण का दाब क्यों बढ़ गया? उसमें भोजन भी आ गया और पानी भी आ गया। भोजन और पानी आने से उसमें क्या बढ़ जाएगा? दाब बढ़ जाएगा। उच्च दाब के कारण फ्लोएम के ये उत्तक पौधे के उन सभी भागों में भेज देंगे, स्थानांतरण में भेज देंगे जहाँ कम दाब होगा। जहाँ प्रेशर कम होगा ना, वहाँ पर उच्च प्रेशर से उच्च दाब से कम दाब की तरफ भोजन आ जाएगा। इस प्रकार पौधे में आवश्यकता अनुसार भोजन का स्थानांतरण होता है। फ्लोएम की जो चालनी नलिका है ना, वो भोजन को भेजती हैं उच्च दाब से कम दाब की तरफ। अथवा इसमें अगला क्वेश्चन है, या तो ये वाला क्वेश्चन करो या ये। अथवा का मतलब ये होता है, मनुष्य में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? विस्तार पूर्वक लिखिए। अब मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है? जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो वायु फेफड़ों के अंदर चली जाती है। वो फेफड़ों में उपस्थित बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, उन्हें कूपिकाएं बोलते हैं। वायु जो फेफड़ों में कूपिकाएं होती हैं उनमें बहुत सारे रक्त वाहिनियाँ होती हैं। फेफड़ों में से ऑक्सीजन रक्त में क्या हो जाएगी? विसरित हो जाएगी तथा हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है। हीमोग्लोबिन लाल कलर का एक पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। एक बार ऑक्सीजन उसमें ब्लड में आ गई, खून में आ गई, तो ये ऑक्सीजन को उत्तकों तक ले जाता है। फिर कहाँ जाएगा? हमारे खून से वो ऑक्सीजन रक्त से उत्तकों तक चली जाएगी। उत्तकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण, और क्यों जा रही है वो? क्योंकि उत्तकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण रक्त में से कहाँ जाएगी? ऑक्सीजन उत्तकों में चली जाएगी, विसरित हो जाएगी, मीन्स चली जाएगी। अब है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मूव करती है हमारे बॉडी में? जब हमारे उत्तकों में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, तुम्हें पता है भोजन तोड़ते हैं जब, तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हम जब भोजन को तोड़ते हैं ऊर्जा बाहर निकालने के लिए, तो उत्तकों में जब CO2 की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये रक्त में चली जाती है, और रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन CO2 को फिर कैरी करके लेके जाता है कहाँ तक? फेफड़ों में। फेफड़ों से CO2 हमारे कहाँ आ जाती है? श्वास नली में। फेफड़ों से कहाँ जाएगी? श्वास नली में। और हमारी नासिका द्वार द्वारा बाहर आ जाती है। नासिका द्वार मीन्स नाक से फिर बाहर निकल जाती है। फेफड़ों से CO2 श्वास नली में आ जाती है और फिर नासिका से बाहर निकल जाती है। आई कहाँ से थी ये? जब उत्तकों में CO2 की मात्रा बढ़ गई थी तो रक्त में आ जाती है। फिर ये रक्त से ये फिर हीमोग्लोबिन इसको लेके जाता है फेफड़ों तक। फेफड़ों में CO2 आने के बाद श्वास नली के द्वारा नासिका से बाहर चली जाती है। इस प्रकार से CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बाहर निकलती है। अगला क्वेश्चन है,
श्वास के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीवों की अपेक्षा स्थलीय जीव कैसे लाभप्रद हैं। जो स्थल पर जीव रहते हैं ना, स्थलीय जीव उन्हें बोलते हैं, और जो पानी में रहते हैं उसे जलीय जीव बोलते हैं। स्थलीय जीव आसानी से ऑक्सीजन ले पाते हैं, ऐसा क्यों है, उनको लाभ कैसे है, फायदा कैसे है। जलीय जीव जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग क्लोम के माध्यम से करते हैं। तुमने पढ़ा था, ये मछलियों में क्लोम होते हैं, उसके द्वारा वे घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं। ये जीव ऑक्सीजन के लिए जल में घुली ऑक्सीजन पर निर्भर करते हैं। जो जल में जितनी ऑक्सीजन घुल रही होंगे ना, वो ही ले सकते हैं। वो जल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, और जल में जो ऑक्सीजन घुली होती है ना, उसकी मात्रा बहुत कम है। इसलिए जलीय जीवों को की जो श्वसन की दर है बहुत अधिक है, वो तेज़ी से सांस लेते हैं। जितनी तेज़ी से सांस लेंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी, इसलिए उन्हें श्वसन तेज़ी से करना पड़ता है। लेकिन स्थलीय जीव जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति सीधा वायु से कर लेते हैं। स्थलीय जीवों में श्वसन और उनमें जो श्वसन के लिए अंग होता है, कौन सा होता है, फेफड़े। फेफड़ों के द्वारा वो क्या करते हैं, सीधा हवा में से ऑक्सीजन ले लेते हैं। जबकि जल में जो रहने वाले जीव हैं उनके अंदर क्लोम होते हैं, और वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन कम घुली होती है पानी में। लेकिन हवा से सीधा ऑक्सीजन लेना आसान है फेफड़ों के द्वारा, जिस कारण स्थलीय जीवों की ऑक्सीजन की आपूर्ति कम श्वसन दर, उन्हें तेज़ी से सांस नहीं लेना पड़ता, कम श्वसन दर से ही पूरी हो जाती है। इस तरह से इन्हें फ़ायदा है। आकाश से सीधा 21% है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा, आसानी से उन्हें ऑक्सीजन मिल जाती है। लेकिन जल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम घुली होती है, इसलिए उन्हें अपना श्वसन दर तेज करना पड़ता है। श्वसन दर तेज करने का मतलब है जल्दी जल्दी सांस लेना, 1 सेकंड में इतनी बार सांस लेना, ये श्वसन दर कहलाती है। तो उनका श्वसन दर ज़्यादा है, किसका, जलीय जीवों का। जबकि जो स्थल पर रहने वाले जीव हैं वो थोड़ा धीरे सांस लें, तभी भी उनको आसानी से ऑक्सीजन मिल जाएगी जितनी उन्हें चाहिए। आज हम इतना ही याद करेंगे। ओके स्टूडेंट, इसे आप ना लिख कर याद करोगे, पहले याद करो फिर लिख के देखो, तब आपको आसानी से याद हो जाएगा।